मेरा नाम शिवानी है। हम दो बहनें थीं और मेरी बड़ी बहन रागिनी की शादी के वक्त मैं सिर्फ 14 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था, लेकिन रागिनी दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे जीजू करण ने मुझे विदाई के बाद प्यार से अपने पास बैठाया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि शिवानी, इसमें इतना रोने की क्या बात है? साली भी तो आधी घरवाली होती है। तुम्हारा जब भी रागिनी दीदी के बिना मन ना लगे तो हमारे घर चली आना। जीजू की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। करण जीजू कहने लगे कि तुम जब भी अपनी बहन के पास आओगी, मैं खुद तुम्हें अपना पूरा शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर दूसरे शहर चली गई थी, लेकिन मेरे दिल में ये अरमान जाग उठा था कि कब मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मजे करूंगी। अब दीदी की शादी को पूरा 1 साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक मैं उसके घर नहीं जा पाई थी। 1 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया और उनके साथ करण जीजू भी आए हुए थे। करण जीजू बहुत अच्छे थे और दीदी से बहुत मोहब्बत भी करते थे। जितने दिन वो हमारे घर रहे, तब तक वो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे बहुत लगाव हो गया था। 1 हफ्ता हमारे साथ गुजारकर दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 1 महीने बाद फिर से दीदी का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और ये खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। काफी सालों के बाद हमारे घर में कोई ऐसी खुशखबरी आई थी, लेकिन दीदी की आवाज़ों से लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसने मम्मी को बताया कि वो एक अनजान शहर में इस हालत में अकेली नहीं रह सकती, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बताया है। ये बात सुनकर मम्मी भी परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन में तो मम्मी पापा की जान बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने के लिए कहा तो वो कहने लगी कि करण जीजू उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और डॉक्टर ने भी उसे लंबा सफर करने के लिए मना किया है। दीदी की सासू माँ भी बहुत पहले खत्म हो गई थी, इसलिए उन्हें अपने ससुराल से भी कोई मदद नहीं मिल सकती थी। दीदी को इतना परेशान देखकर मम्मी ने कहा कि रागनी, तुम फिक्र मत करो, मैं शिवानी को तुम्हारे पास रहने के लिए भेज दूंगी। बहन के आ जाने से तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा और वो तुम्हारे घर के कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि आप शिवानी को अकेले मत भेजना, मैं कर्ण से कह दूंगी, वो शिवानी को ले जाएंगे। ये सब सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत समय से इसी मौके के तलाश में थी। मैंने खुशी खुशी अपना सारा सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 2-3 दिन बाद कर्ण जीजू मुझे लेने आए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ उनके ससुर और करण जीजू ही थे, इसलिए मुझे वहां रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। उसने मेरे रहने का इंतजाम अपने सामने वाले कमरे में कर दिया था। दीदी के ससुर जी को नमस्ते करने के लिए जब मैं उनके कमरे में गई, तो उनका व्यवहार कुछ अजीब ही था। वो बीमारों की तरह अपने बिस्तर पर पड़े हुए थे और मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार है, इसीलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अब से उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए थे। करण जीजू का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने करवाया था। मेरी उनके ससुर से ये पहली मुलाकात थी और सच तो ये था कि मैं उनसे मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 3-4 दिन हो गए थे, पर मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। करण जीजू मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो ज्यादातर अपने बिस्तर पर ही रहती थी। मैंने दीदी का सारा घर संभाल रखा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद जब मैं किचन साफ करके अपने कमरे में आई, तो मैंने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद सोऊंगी। उस समय गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी और मैं पसीना पसीना हो चुकी थी। जब मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई, तो कुछ ही देर में मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है। शुरू शुरू में मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नजर वॉशरूम के रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहां एक साया सा मुझे नजर आया था और उसके बाद मुझे यकीन हो गया था कि कोई मुझे छुपकर देख रहा था। मैंने जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई।
जब मैं अपनी दीदी के कमरे में पहुंची तो वहां दीदी और जीजू आराम से लेटे हुए थे। मैं जल्दबाजी में कमरे का दरवाजा लगाना भी भूल गई थी और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे अचानक कमरे में देखकर जीजू उठकर बैठ गए। वो कहने लगे कि शिवानी, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने वॉशरूम के रोशनदान पर किसी का साया देखा है। मैंने यूं ही बात बना दी कि दीदी से दूध के लिए पूछने आई थी। दीदी कहने लगी कि शिवानी, अब तुम जाकर आराम करो, अब बाकी के जो भी काम होंगे मैं करण से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नजर दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर लॉन से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। वो मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहे थे और बोले कि तुम बहुत खूबसूरत और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना। उनकी ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते हुए गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, तो फिर वो इतनी रात को लॉन में क्या कर रहे थे? इस बात ने मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैन कर दिया था। मैंने रोशनदान पर जो कुछ भी देखा था वो हकीकत था या फिर मेरा वहम? मुझे कोई तो देख रहा था। कहीं वो दीदी के ससुर तो नहीं थे? मेरी सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जीजू ऑफिस जाते हुए कहने लगे कि शिवानी, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले चलूंगा। तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही मेरे करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। मेरी दीदी भी पीछे ही खड़ी थी। दीदी हंसते हुए बोली कि जीजू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ध्यान नहीं रख पा रही हूं। वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं जीजू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई और जीजू मुझे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा शॉपिंग करवा दी थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये खुशी बस कुछ दिनों की ही मेहमान है। घर वापस आकर मैंने सारा काम निपटाया। दीदी और जीजू को खाना खिलाकर मैंने सारा किचन साफ किया और अपने कमरे में चली आई। मैं कमरे में आई ही थी कि अचानक हमारे घर की लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा हो चुका था और मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और अचानक से किसी ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। मैं बहुत डर गई और चीखने लग गई। मेरे चीखते ही उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं बहुत डर गई। मुझे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंच गई। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज दी तो वो कहने लगी कि शिवानी, तुम परेशान ना हो, जीजू अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, करण जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फोन का टॉर्च जला दिया था। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वो हंसते हुए बोली कि शिवानी, तुम भी इतनी बड़ी पागल हो, जरा से अंधेरे से घबरा गई हो, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मेरे कमरे में कोई मौजूद था इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगी और बोली कि करण मेरे साथ थे और मेरे ससुर जी तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तुम बस अंधेरे की वजह से डर गई थी और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बड़ी बहन को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वो कौन हो सकता था? ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर करण जीजू दीदी के साथ थे तो फिर मेरे साथ कमरे में कौन था? पहले रोशनदान पर पड़ने वाली नजर और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास से मैं पूरी तरह डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करने के बाद जब जीजू कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे कि देखा रागिनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शिवानी अंधेरे से डर जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। दीदी जीजू से कहने लगी कि मुझे क्या पता था कि ये इतना डर जाएगी। चारों तरफ अंधेरा था और अगर मैं गिर जाती तो और परेशानी हो जाती, इसलिए मैं उठकर कहीं नहीं गई। मैंने उन दोनों से कहा कि आप लोग परेशान मत हो, अब मैं ठीक हूं, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूं।
मैं दीदी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे बताया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई और दरवाजा लॉक करके अपने बिस्तर पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से अपने घर वापस लौट जाऊं। मेरे साथ जो भी हो रहा था वो मेरा वहम नहीं था। इस बात का मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन करण जीजू किसी काम की वजह से दोपहर में ही ऑफिस से वापस लौट आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और मोस्ट मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। जीजू सीधा किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज मेरे गले में ही दम तोड़ चुकी थी और मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मगर जीजू ने तो मुझे छोड़ने की बजाय और कस के पकड़ लिया। वो कहने लगे कि शिवानी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नजर हटाने को दिल ही नहीं करता है। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से बाहर भागने लगी। तभी जीजू कहने लगे कि तुम नहाते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मेरे मोबाइल में तुम्हारा वीडियो है। जीजू के ये शब्द सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतने घटिया इंसान हो सकते हैं। मैंने रोते हुए जीजू की तरफ देखा तो वो कहने लगे कि मैं तो बस तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहता हूं। जैसे ही जीजू ने मेरी तरफ अपना कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को अंदर से लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने आज जीजू का जो भयानक रूप देखा था वो किसी शैतान से कम नहीं था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले। जीजू कुछ वक्त के लिए ही ऑफिस से घर आए थे, इसीलिए वो वापस काम पर चले गए। मैंने सोच लिया था कि अब मैं 1 मिनट भी यहां नहीं रुकूंगी। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त मेरी आंखें रो रो कर सूख चुकी थीं। वो परेशान होकर पूछने लगी कि क्या हो गया है शिवानी, तुम इतना रो क्यों रही हो। मैंने दीदी से सच छुपाया, क्योंकि उनकी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं उन्हें जीजू के बारे में इतनी बड़ी बात बता पाऊं। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि अरे पगली, इतनी सी बात पर तुमने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं शाम को ही तुम्हें जीजू के साथ घर वापस भेज दूंगी। जीजू के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफर सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने दीदी से कहा कि पापा मुझे लेने के लिए आईटी से लेके आएंगे। मैं पापा के साथ ही जाऊंगी। दीदी कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह मैं भी पापा से मुलाकात कर लूंगी। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोरदार चीख की आवाज आई। मैं फौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी। वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने तुरंत ही दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। मुझे उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि शिवानी, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा दोनों खतरे में आ जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने बहुत सोचने के बाद मजबूरी में कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। मैंने दीदी से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद जीजू भी वापस आ गए। दीदी ने उन्हें सारी बात बताई तो वो भी बहुत परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि जाओ शिवानी, अपनी दीदी के लिए जूस बनाकर ले आओ। मैं किचन में जाकर अनार का जूस बना रही थी कि एक बार फिर से जीजू किचन में आ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने जीजू को धक्का दिया और गुस्से में कहा कि आपको शर्म नहीं आती है क्या? आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप अपनी साली के साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो आपके बच्चे की मां बनने वाली है। आपकी वजह से इतनी सारी परेशानियां झेल रही हैं, लेकिन आप बेशर्मों की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जीजू के ऊपर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। मेरी बात सुनकर तो उन्होंने मुझे और भी मजबूती से पकड़ लिया। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी आवाज सुनकर दीदी भागती हुई किचन में आई।
मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत के बारे में सोचे बिना मैंने उन्हें जीजू का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नजर मुझ पर डाली और दूसरी नजर जीजा पर, और उनसे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 14 साल की लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। इसने पिछले एक हफ्ते से तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं? दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। मैं हैरत भरी निगाहों से दीदी की तरफ देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बैठाया और मेरे बालों में हाथ फेर कर कहने लगी कि देखो शिवानी, मेरी बात गौर से सुनो। मैं करण का सारा सच जानती हूँ, लेकिन वो जो कुछ भी चाहता है वो तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करना चाहता है? वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ गलत करना चाहता है। आप कैसे एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हो जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद आपकी बहन पर नजर जमाए बैठा है? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी कि तुम्हें करण के साथ वो सब कुछ करना ही होगा जो वो तुमसे चाहता है, वरना वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा कि ये आप क्या कर रही हो? आप पेट से हो, जीजू पापा बनने वाले हैं, फिर आप ये सब क्यों कह रही हो? दीदी बोली, नहीं शिवानी, मैं मां नहीं बन सकती। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और करण को एक बच्चा दे सको। करण किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा ही चाहिए था, और इसके लिए मेरे पास इससे ज्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी और औरत को अपनी सौतन बनाकर इस घर में नहीं लाना चाहती थी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और मेरी और करण की जिंदगी में बच्चे की इस कमी को पूरा कर दो। मैं तो अभी तक जीजू को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदारी थी। उसने अपना घर बचाने की खातिर मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़े और उससे कहा कि प्लीज मुझे घर वापस भेज दो, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक बात भी नहीं मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के कमरे में भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो जीजू मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे और इसका इल्जाम भी मेरे किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे, और मैं सारी जिंदगी अपने मम्मी पापा को अपने किरदार की सफाई नहीं दे पाऊंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि रागिनी दीदी मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी सगी बहन से बढ़कर ही माना था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़वाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी आवाज सुनकर मेरी बहन के ससुर अपने कमरे से निकल आए। उन्होंने तुरंत ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो पुलिस को फोन कर देंगे। जीजू गुस्से में अपने पापा के साथ हाथापाई करने लगे, लेकिन उनके पापा ने मुझे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ा। वो किसी तरह मुझे अपने बेटे से बचाकर अपने कमरे में ले आए। वो मुझसे कहने लगे कि बेटा, मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत खराब है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ तुमसे कुछ कहता तो शायद तुम कभी यकीन न करती, और अब जब तुम सारा सच जान चुकी हो तो तुरंत अपने घर वापस लौट जाओ। ये दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज मुझे ये वाला दिन देखना पड़ रहा है। मैंने दीदी के ससुर के फोन से ही अपने घर पर फोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरी बात सुनकर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर दिए। पापा को भी इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। उन्होंने अपनी सगी और सौतेली बेटी में कभी कोई फर्क नहीं किया, लेकिन उनकी दूसरी बेटी ने उन्हें उनके प्यार का ये सिला दिया है। मैं ये सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो कर्ण जैसे शैतान के पापा मेरी आवाज सुनकर गस्सेस्टी आवाज सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। रागिनी दीदी के साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है,
लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने एक पराये मर्द को अपना भाई समझकर बहुत बड़ी भूल की थी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।